नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संजय शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण से जुड़ी प्रेरक कहानियों का किया उल्लेख, जिसमें कच्छ से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक के उदाहरण शामिल रहे। प्रधानमंत्री ने कच्छ में स्थित फ्लैमिंगो सिटी का जिक्र किया, जहां लाखों पक्षियों के संरक्षण के प्रयास सफल हो रहे हैं। उन्होंने इसे एक उदाहरण बताया कि कैसे संरक्षण ने प्राकृतिक जीवन को नया बल दिया है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ते सहयोग की सराहना की। वहीं छत्तीसगढ़ में काले हिरणों के संरक्षण के प्रयासों की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की अष्टलक्ष्मी के रूप में प्रशंसा की और बांस उद्योग में किए गए सुधारों को उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भगवान बुद्ध की जयंती से पहले उनके शांति, करुणा और संतुलन के संदेश को भी किया याद। उन्होंने विशेष रूप से तनावपूर्ण हालात में बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता पर दिया जोर। पीएम मोदी ने चिली में स्थित एक संस्था का उल्लेख किया, जो भगवान बुद्ध के विचारों को फैलाने का कार्य कर रही है। इस संस्था का नेतृत्व लद्दाख के ड्रबपुर उज्जर रिनपोचे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में स्थित कर्मा मोनेस्ट्री का उदाहरण दिया, जहां 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बिटिंग रिट्रीट समारोह में भारतीय संगीत के योगदान को लेकर गर्व व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की सफलता की सराहना की। उन्होंने तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफलता को देश के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी ने पवन ऊर्जा को एक अदृश्य शक्ति करार दिया और इसे भारत के विकास में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पवन और सौर ऊर्जा के बिना हमारा जीवन अधूरा होगा। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि बिजली बचाना और स्वच्छ ऊर्जा अपनाना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। उन्होंने इसे भविष्य में बड़े बदलाव लाने का एक अहम कदम माना। प्रधानमंत्री ने देश में चल रहे जनगणना अभियान पर बात की। उन्होंने कहा कि डिजिटल होने के कारण ये प्रक्रिया नागरिकों के लिए आसान और सुरक्षित हो गई है और उन्होंने लोगों से इसमें सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। पीएम मोदी ने नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया द्वारा 20 करोड़ से अधिक दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की सराहना की, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े महत्वपूर्ण पत्र भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारत की बेटियों के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में भारत की बेटियों के बढ़ते योगदान से ओलंपियाड का ये कल्चर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो मिशन बंगाल को गति देने के लिए 3 प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उनका दौरा दोपहर 1 बजे करीब बनगांव में जनसभा के साथ शुरू होगा। बनगांव के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे आरामबाग पहुंचेंगे, जहां दूसरी बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में वो विपक्ष पर जोरदार हमला करेंगे और अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। दिन भर की रैलियों के बाद पीएम मोदी शाम 5 बजे कोलकाता में एक भव्य रोड शो करेंगे। इस रोड शो के जरिए वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और बंगाल की जनता से संपर्क साधेंगे। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नदिया जिले के तेहट्टा में दोपहर 3 बजे हरिचंद गुरुचंद स्टेडियम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह शाम 4 बजे राणाघाट दक्षिण में दूसरी रैली करेंगे और शाम 7 बजे उत्तर 24 परगना के बारासात में एक भव्य रोड शो के जरिए हुंकार भरेंगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज एक्शन मोड में हैं। जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे बेहतर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में अपना पहला रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ सत्ताधारी टीएमसी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कमान संभालते हुए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं।
अरविंद केजरीवाल आज बालीगंज से प्रत्याशी शोभनदेव चट्टोपाध्याय के समर्थन में गुरु रविदास पार्क के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी की रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर प्रचार में बाधा डालने के लिए तेज आवाज में माइक बजाया। वहीं शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा में भी विवाद देखने को मिला। आरोप है कि सभा स्थल के पास भाजपा की ओर से माइक से प्रचार किया गया, जिससे नाराज होकर ममता बनर्जी बगैर भाषण दिए ही मंच से उतर गईं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए पहली बार ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। केंद्रीय बलों की 2321 कंपनियां तैनात की गई हैं। कोलकाता में सबसे अधिक 273 केंद्रीय बलों की कंपनियां तैनात की गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। इससे मतदाता बगैर किसी डर के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर बांग्लादेश से सटी बिना बाढ़ वाली सीमाओं पर विशेष जांच अभियान शुरू किया गया है। बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सीमावर्ती इलाकों में सघन नाका चेकिंग जारी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि दूसरे चरण में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पहले चरण की तुलना में अधिक कड़ी होगी। 6 जिलों और कोलकाता के 142 विधानसभा क्षेत्रों में 40,000 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए केंद्रीय बलों की 2348 कंपनियों को तैनात किया है। गुजरात में आज 15 नगर निगमों समेत विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता 9,992 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बहुकोणीय मुकाबला हो रहा है, जबकि एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। मतदान प्रक्रिया में स्थानीय निवासियों के साथ साथ दिग्गज नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदान किया। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने भी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए शिलाज प्राइमरी स्कूल में मतदान केंद्र पर मतदान किया। राज्य भर में 29,000 मतदान भवनों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है ताकि शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 100% मतदान की अपील की है। भारतीय फोटोग्राफी के दिग्गज रघु राय का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। वो 2 साल से प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें 1971 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सोमवार को साइन होगा, जिसे कई वर्षों की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया गया है। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस एग्रीमेंट के लागू होने के बाद भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले सामान पर कोई कर या आयात शुल्क नहीं लगेगा, जिससे व्यापार में बढ़ोतरी होगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लैंडफॉल आइलैंड के पास अवैध मछली शिकार करने वाले जहाज को पकड़कर 9 शिकारियों को हिरासत में लिया है। कोस्ट गार्ड की टीम ने शिकारियों के उपकरण भी जब्त कर लिए हैं, जिससे भारत के समुद्र तट की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों के खिलाफ 24 घंटे निगरानी की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। केरल के त्रिशूर में विश्व प्रसिद्ध त्रिशूर पूरम उत्सव का आगाज हुआ। हालांकि मुंडाथिकोड हादसे के कारण मुख्य आतिशबाजी को रद्द कर दिया गया, लेकिन हाथियों की शोभा यात्रा और सजावट का प्रदर्शन जारी रहा। विलंबरम समारोह के साथ उत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसमें भीषण गर्मी के बावजूद भारी जनसैलाब पहुंचा और हाथियों की पारंपरिक शोभा यात्रा और चमयम सजावट ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मणिपुर के चुराचांदपुर में एनसीबी, असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस ने एक बड़ी मादक पदार्थ तस्करी का खुलासा करते हुए 11 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। ये मादक पदार्थ महिंद्रा कैंपर बोलेरो में बनी विशेष कैविटी में छिपाकर लाया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। अशोक कुमार लाहिड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और समृद्ध भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीति आयोग की अहम भूमिका को रेखांकित किया।
बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने केजरीवाल के महंगे घर को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताते हुए कहा कि ऐसा आलीशान घर सीपीडब्ल्यूडी के पैसे से नहीं बन सकता। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक भीषण लू चलने की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहे। दिन के समय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। आईएमडी ने यूपी में अगले 3 दिनों तक लू चलने की संभावना जताई है। वहीं 28 अप्रैल से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। बिहार में आईएमडी ने अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों में राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व के 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज से 28 अप्रैल के बीच गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान ओलावृष्टि भी हो सकती है। बुलेटिन में फिलहाल रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। वॉशिंगटन स्थित हिल्टन होटल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस डिनर में अचानक हुई गोलीबारी की घटना से मची अफरा तफरी। प्रत्यक्षदर्शियों और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार गोलियों की आवाज सुनते ही सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है। वहीं आरोपी शूटर को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट टीम ने बहादुरी से तत्काल कार्रवाई करते हुए शानदार काम किया और शूटर को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए अमेरिकी वार्ताकारों स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा को अचानक किया रद्द। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ऐसे लोगों से मिलने के लिए 15 से 16 घंटे यात्रा नहीं करने वाले हैं जिनके बारे में पहले कभी किसी ने सुना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सभी विकल्प हैं। रूस ने यूक्रेन के शहर डिनिप्रो में किए जोरदार हमले में एक अपार्टमेंट इमारत ढह गई जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत और 27 से ज्यादा लोग हुए घायल। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने रात भर 619 ड्रोन और 47 मिसाइलों से हमला किया जिसमें कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया और डिनिप्रो इस हमले का मुख्य केंद्र रहा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को लिबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला करने के दिए निर्देश। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागे। युद्ध विराम के बावजूद सीमावर्ती इलाकों में झड़पें जारी हैं और इजरायल ने बफर जोन में सैनिक तैनात कर रखे हैं। स्लोवेनिया की राष्ट्रपति नताशा पिरक-मुसार ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार का नाम घोषित करने से किया इनकार। अब यह जिम्मेदारी संसद के सदस्यों पर होगी जिन्हें 14 दिनों के भीतर नया प्रधानमंत्री चुनना होगा। कोलंबिया के काजिबियो इलाके में बस धमाके में 13 लोगों की मौत और 17 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अधिकारियों ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे आतंकी हमला बताया और इसके पीछे इवान मॉर्डिस्को और जैमे मार्टिनेज गुटों पर शक जताया।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने SC/ST और कमजोर वर्गों के लिए बचपन से सहयोग और मार्गदर्शन देने की व्यापक व्यवस्था तैयार की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि जनधन, मुद्रा और विश्वकर्मा जैसी योजनाओं से इन वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील भी की। सेबी के प्रमुख तुहिनकांत पांडे ने कहा कि टेक्नोलॉजी से ट्रेडिंग और निवेश के तरीके बदल रहे हैं। भारत में 14 करोड़ से अधिक निवेशक बाजार में बढ़ते भरोसे को दिखाते हैं। तुहिनकांत पांडे ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बाजार पूंजीकरण लगभग 15% की सालाना दर से बढ़ा है, जबकि म्यूचुअल फंड की संपत्ति हर साल 20% से ज्यादा की दर से बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के कोलारस में अदानी समूह 2500 करोड़ रुपए की लागत से रक्षा उपकरण विनिर्माण संयंत्र करेगा स्थापित। इसके साथ साथ सरकार ने स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए की फंड ऑफ फंड्स योजना के दूसरे चरण को लागू करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। नीति आयोग ने शहरी शासन को मजबूत करने के लिए नई रिपोर्ट जारी की। इसमें संस्थागत सुधार, वित्तीय स्वायत्तता बढ़ाने और सीधे चुने गए मेयर की व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को आर्थिक विकास का इंजन बताते हुए इनके बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 28 फरवरी से अब तक खाड़ी और पश्चिम एशिया से करीब 12.65 लाख यात्री भारत पहुंचे। सरकार क्षेत्र की स्थिति पर नजर रखे हुए है और भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर भारतीय मिशन 24/7 हेल्पलाइन चला रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर सहायता भी दे रहे हैं। साथ ही सीमित उड़ानों के जरिए यात्रा सेवाएं धीरे धीरे बहाल हो रही है। बिजली मंत्रालय के अनुसार भीषण गर्मी के कारण देश में बिजली की मांग बढ़कर रिकॉर्ड 252.07 गीगावाट पर पहुंच गई है। कूलिंग उपकरणों के बढ़ते इस्तेमाल से खपत में तेजी आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अवैध गैस हेराफेरी रोकने के लिए DAC आधारित LPG डिलीवरी 94.5% से अधिक हुई है, जबकि ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग करीब 99% तक पहुंची है। सरकार ने बताया कि 5 किलो छोटे सिलेंडरों की बिक्री बढ़ी है और PNG कनेक्शनों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। इससे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड के लिए सुरक्षा व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए PPI पर मसौदा मास्टर निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रस्ताव में गैर बैंकिंग कंपनियों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ, एस्क्रो अकाउंट, लेन देन सीमा और ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी देने जैसे नियम शामिल हैं। RBI ने इस पर 22 मई 2026 तक सुझाव मांगे हैं। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कमर्शियल वाहन उद्योग फाइनेंशियल ईयर 2027 में 12.4 लाख यूनिट्स की रिकॉर्ड बिक्री तक पहुंचने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2027 में बसों के सेगमेंट में 3 से 4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिसे रिप्लेसमेंट मांग और सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से समर्थन मिलेगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच कीमती धातुओं में मुनाफा वसूली के कारण इस हफ्ते सोने की कीमतों में 0.34% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं इस हफ्ते चांदी की कीमत 7,329 रुपए की गिरावट के साथ 2,43,825 रुपए प्रति किलोग्राम रही। खेल की खबरों में IPL में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगी। वहीं आज के दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 पर खेला जाएगा।
अंक तालिका में नीचे से पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी महत्वपूर्ण है। घरेलू मैदान पर इस सीजन में एलएसजी का प्रदर्शन खराब रहा है और ऐसे में लखनऊ की नजर अपनी गलतियों में सुधार के साथ जीत पर होगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान 228 रन बना पाई। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 18 ओवर 3 गेंद में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए एक अन्य मैच में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 265 रन के लक्ष्य को 18 ओवर 5 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स को हराने वाली पंजाब किंग्स जीत के साथ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेंज करने वाली लाल टीम बन गई है। रिकॉर्ड भी अपने नाम इस टीम ने कर लिया है। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 264 रन बनाए थे, जो इस सीजन में पहले बल्लेबाजी करते हुए किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर रहा। केएल राहुल ने पंजाब के खिलाफ नाबाद 152 रन बनाकर आईपीएल में 150 का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी बने। फिट इंडिया मुहिम के तहत हर रविवार की तरह आज पूरे देश भर में संडेज ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रीनगर में साइकिलिंग कर फिटनेस के संदेश को आगे बढ़ाया। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में हजारों लोगों ने साइकिल चलाकर फिटनेस के साथ एक स्मार्ट और स्वस्थ भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में संडेज ऑन साइकिल के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्र के विकास में वहां के नागरिकों का फिट रहना बहुत जरूरी है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत की वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा ने मिस्र के काहिरा में हो रहे टूर्नामेंट के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जूनियर शूटिंग विश्व कप में मोहिनी सिंह और हिमांशु राणा की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारतीय टीम टूर्नामेंट में मेडल टैली में पहले स्थान पर बनी हुई है। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने ओवेर कप फाइनल्स के अपने पहले मैच में मिली हार से उबरने हुए ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में यूक्रेन पर शानदार जीत दर्ज की। भारत की उन्नति हुड्डा ने एकल वर्ग के पहले मैच में पोलिना को हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में तन्वी शर्मा ने येवहेनिया पर जीत हासिल की। देविका ने भी तीसरे मैच में यूक्रेन की मारिया को हराने में सफलता हासिल की। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने चौथे टी20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 14 रनों से हरा दिया। ये इस सीरीज में भारत की पहली जीत है। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और 36 रन की नाबाद पारी भी खेली। दीप्ति शर्मा को हरफनमौला खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।